हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस चर्चा के अंदर हम इक्वलिटी के ऊपर बात करने वाले हैं कि समानता क्या चीज़ है। और समानता के संबंध में जो हमारे बात करना या चर्चा का जो एक नज़रिया रहेगा वो हम पॉलिटिकल थ्योरी के हिसाब से और डिफरेंस डायमेंशंस और डिफरेंस जो अलग अलग आइडियोलॉजीज के आधार पर वो डिफरेंस स्कॉलर्स के जो व्यू इक्वलिटी के बारे में रहे उसके बारे में बात करने वाले हैं। समानता क्या होती है, ये एक अपने देखने का एक नज़रिया है। और हम किस पंथ से के साथ झुके हुए या किस राजनीतिक विचारधारा के साथ संबंध रखते हैं उसके हिसाब से भी जो हमारे समानता का जो परिभाषा हुए थे होती है। परंतु फिर भी एक यूनिवर्सल कंक्लूजन पर यह पहुंचा जा सकता कि जो समानता है, ये समानता यदि हम एक इसका सार एसेंस को चेक करें तो समानता का मतलब होता है जहाँ पे एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस की बात हो, जहाँ पे विशेषाधिकारों का अंत हो। विशेषाधिकार अपने आप में एक ऐसा अधिकार है जो अपने आप एक अधिकारों का अधिकार है। क्यों? कि एक व्यक्ति या कुछ एक व्यक्ति के समूह को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जो कि बाकी जनमानस को प्राप्त नहीं है। इस तरह के अधिकार उस समय हमारे समाज के अंदर व्याप्त होते थे जिस समय देश दुनिया के अंदर क्या डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती थी। परंतु अमेरिकन रेवोल्यूशन हो, जो आपकी अमेरिकी रेवोल्यूशन की बात हो या अमेरिकी स्वतंत्रता की बात हो, जिसके अंदर भी ये कहा गया था, या अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन था जो दुनिया का सबसे पुराना कॉन्स्टिट्यूशन है या दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान है, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि जो प्रत्येक व्यक्ति क्या है वो जन्म से क्या है, समान है। और आधुनिक युग के अंदर क्या जो समानता की जो धारणा है इसको अधिक पॉपुलराइज करने के लिए या लोकप्रिय बनाने के लिए जे जे रूसो का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परंतु साथ में हमने ये भी समझना है कि जो समानता है ये भी अपने आप में एक आधुनिक युग की देन है। प्राचीन समय के अंदर या मध्यकाल के समय के अंदर क्या है, समानता वाली जो धारणा है वो समाज के अंदर व्याप्त नहीं थी। ठीक है। अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तो ये कहा गया कि जो प्रत्येक व्यक्ति क्या है जन्म से समान है। अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन जो 1789 के अंदर बन के तैयार हो गया था और इम्प्लीमेंट भी हो गया था 1789 के अंदर। परंतु अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1791 के अंदर अमेरिका ने अपने संविधान के अंदर 10 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की, संवैधानिक संशोधन किए, जिसके तहत उसने अपने नागरिकों क्या है वेरियस टाइप्स के जो 10 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करवाए। ठीक है। इससे भी जो प्रेरणा है वो दुनिया के बाकी देश के लोगों को मिली, जिससे उन्होंने भी ये बात की कि जो प्रत्येक व्यक्ति क्या है जन्म के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे, भाषा के आधार पे, लिंग के आधार पे हम व्यक्तियों के बीच किसी भी तरह का क्या कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 के अंदर जिसके जो 3 स्लोगन्स थे, जिस 3 स्लोगन की वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर एक आइडियोलॉजिकल चेंज या कल्चरल चेंज हमें देखने को मिलता है, जिनका नाम था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, मतलब लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन के महत्वपूर्ण नारे थे और जिस नारे की वजह से क्या है पूरी दुनिया के अंदर एक अलग किस्म का प्रभाव पड़ा। उसके बाद जो खास करके जो इकोनॉमिक इक्वलिटी की जो बात हुई मार्क्सवादियों के द्वारा की जाती है, हालांकि इसके अंदर हम अलग से चर्चा करेंगे। हम अभी आपके सामने ये भूमिका बांधने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद खास तौर के 1917 के अंदर जो रशिया के अंदर जो क्रांति हुई, रशिया की क्रांति ने भी ये साबित कर दिया कि दुनिया के अंदर जो एक 1917 से पहले दुनिया के अंदर एक तरह से ये धारणा व्याप्त की कि खास करके जो पॉलिटिकल पावर की बात हो या राजनीतिक सत्ता की बात हो, वो एक एलिट ग्रुप ही कर सकता, मतलब एक स्पेशल ग्रुप है जिसको क्या है मतलब गवर्न करने का अधिकार है, मतलब शासन करने का अधिकार है। और समाज का जो बहुत बड़ा तबका है उसको क्या है शासित ही होना है, उसने शासक के आदेशों का ही पालन करना है, ये उसके सोच के अंदर था। परंतु 1917 के अंदर जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ जिसका जो नेतृत्व है लेनिन के द्वारा किया जा रहा था, जो कार्ल मार्क्स के विचारों पर आधारित था, उसने भी दुनिया के सामने एक नया पैगाम दिया कि जो राज करने का अधिकार है, जो इक्वलिटी है, वो सभी व्यक्तियों के लिए, वो चाहे मजदूर हो, किसान हो, चाहे एलीट ग्रुप का हो, मतलब जो काबिल है वह अब क्या है शासन करेगा। मतलब इसका मतलब सीधा सा ये मतलब था कि
जो राजा होगा वह किसी के कोख से जन्म नहीं लेगा, बल्कि राजा वही होगा जो असली हकदार होगा। समानता का जो मुख्यतः जो मकसद है यही कहा जाता है, ठीक है। और जो लॉक के विचारों के अंदर भी क्या हमें जॉन लॉक, जिनको हम उदारवाद के भी पिता कहते हैं, जॉन लॉक के विचारों के अंदर भी हमें क्या है, समानता देखने को मिलती है। उदारवादी जो है, उदारवादी समानता के, ये भी क्या है, समानता के पक्ष के अंदर बात करते हैं। और वो कैसी समानता की बात करते हैं, वैधानिक समानता की बात करते हैं, ठीक है। कि जो विधि के समक्ष क्या है, कानून के समक्ष क्या है, सभी व्यक्ति क्या है एक समान है। जो नियम है, कानून कायदे है, वो व्यक्तियों के बीच किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता, ठीक है। इसी तरह जो मार्क्सवादी है वह आर्थिक समानता की वकालत करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, इस बात के हिमायती है कि व्यक्तियों के बीच इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर रिच एंड पुअर का जो गैप है वह नहीं होना चाहिए। और आधुनिक समय के अंदर जे जे रूसो का एक महत्वपूर्ण जो योगदान है वह इक्वलिटी की जो थ्योरी है उसको लोकप्रिय बनाने के लिए रहा है। जो समानता है, इक्वलिटी अपने आप से चाहिए से संबंधित है, ठीक है, अपने आप में एक चाहिए से संबंधित है। और ये तथ्यात्मक रूप से समानता की, ये तथ्यात्मक रूप से अपने आप में समानता नहीं होती, ठीक है। समानता का जो अर्थ है वो विशेषाधिकारों की समाप्ति होती है। मतलब किसी व्यक्ति या संस्था को क्या है, वे सारे अधिकार नहीं मिलने चाहिए जो कि बाकी जनमानस को ना हो। इसके साथ साथ जो समानता का एक मुख्यतः मकसद ये भी रहता है कि समाज के अंदर जो विषमता है उसको क्या है, समाप्त करना। और समाज के अंदर क्या है, विषमता समाप्त करना। परंतु समानता का ये मतलब नहीं कि समाज के अंदर प्रत्येक तरह की विषमता समाप्त करना, बल्कि ऐसी विषमताओं को समाप्त करना जो अतार्किक है, जो कि इंसानों के द्वारा क्या है, इंसानों के बीच क्या है, असमानता की गई है। ऐसी समानता असमानता को क्या है, खत्म करना है। हम प्रकृति के द्वारा स्थापित की गई असमानता को खत्म नहीं कर सकते। कोई व्यक्ति गोरा हो सकता है, कोई काला हो सकता है, कोई ऊंचा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, कोई स्त्री है, पुरुष है। उस समय ये डिमांड नहीं कर सकते हम कि नेचुरल के आधार पर जो एक इक्वलिटी स्थापित की गई है उसको इक्वल किया जाए, बल्कि व्यक्तियों के द्वारा जो क्या रिच एंड पुअर के आधार पे, जेंट्स और लेडीज़ के आधार पे, हायर कास्ट और लोअर कास्ट के आधार पे, रेस के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे, या आपके जियोग्राफी के आधार पे जो हम लोगों ने व्यक्तियों के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया है उसको समाप्ति की बात करता है, ठीक है। ना कि जो प्रकृति के द्वारा जो दी गई है उनको समाप्त करता है। अब दरअसल के अंदर जो समानता का आशय है ये सभी के साथ ये बात करता है कि सभी के साथ क्या होना चाहिए, समान व्यवहार नहीं होना चाहिए, बल्कि समानता का आशय क्या है, समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और असमान व्यक्तियों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए, ठीक है। मतलब यदि हम एक मैराथन रेस करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो मैराथन रेस का जो मुकाबला है हम उस धावक से नहीं करवा सकते, धावक के साथ उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं करवा सकते जो कि चलने के लिए भी सही तरीके से क्या है, असमर्थ है। मतलब जो मतलब एक जो मुकाबला होगा ये मुकाबला उन्हीं व्यक्तियों के बीच ही करवाया जाएगा जो कि मुकाबले के एक बराबर काबिल हो। यदि उस समय हम समानता की ये बात करें, जो एक अच्छा धावक है उसकी जो रेस है, उसका जो दौड़ने की जो रेस का जो कंपटीशन है वो एक ऐसे व्यक्ति से करवा दे जो कि सही रूप से चलने के लिए भी काबिल नहीं है, तो ये अपने आप में क्या है, प्राकृतिक असमानता का भी क्या है, उल्लंघन है, ठीक है। इस तरह से क्या है, हम क्या है, समान के साथ समान व्यवहार करना और असमान के साथ हमने असमान व्यवहार करना, इसको एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं, जो आगे हम समझेंगे, ठीक है। लास्की क्या कह रहा है, हेरोल्ड जे लास्की जो उदारवादी विचारक है, हेरोल्ड जे लास्की समानता के संबंध में ये बात कर रहा है कि समाज में कोई भी व्यक्ति क्या है, इतना ऊंचा ना होना चाहिए कि जो उसका पड़ोसी है, पड़ोसी क्या है, अपने आप को उसकी स्थिति में क्या, अपने आप को क्या हीन समझे, ठीक है। मतलब सभी व्यक्ति क्या है, उनकी जो स्थिति हुई क्या एक जैसी होनी चाहिए। यदि हम डिफरेंट स्कॉलर्स की बात करें तो जो 20 सेंचुरी के अंदर E.H. टोनी जो हुए, E.H. टोनी क्या है, एक इंग्लैंड के क्या है स्कॉलर्स रहे हैं। उन्होंने क्या कि इंग्लैंड के अंदर क्या है, असमानता का धर्म क्या है, अपने आप में व्याप्त है। टोनी की जो महत्वपूर्ण बुक्स है 1931 के अंदर पब्लिश होती है, जिस बुक का नाम इक्वलिटी था। और अन्य जो उनकी महत्वपूर्ण बुक्स थी जिसका नाम दी इक्विजिटिव सोसाइटी, जो 1931 के 1920 के अंदर पब्लिश होती है। और नेक्स्ट जो उनकी महत्वपूर्ण बुक रही है, रिलीजन एंड द राइज ऑफ
कैपिटलिज्म जो 1926 के अंदर होती है। नेक्स्ट उनकी महत्वपूर्ण बुक्स रही थी जो एजुकेशन दी सोशलिस्ट पॉलिसी जो 1924 के अंदर पब्लिश होती है। हॉब्स भी समानता की बात करते हैं और ख़ास तौर से जब हॉब्स का जो समय था इंग्लैंड से संबंध रखते थे, उस समय इंग्लैंड के अंदर क्या दो तरह के क्या आंदोलन चल रहे थे। हॉब्स की जो बात है हमने क्या है जब हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर्स को डिस्कस कर रहे थे तो इसी चैनल वीरेंद्र एचपी के नाम से क्या है आपने प्लेलिस्ट के अंदर जाना है, वहाँ पे हॉब्स की जो मेरी वीडियो है वो मैंने बहुत पहले अपलोड की हुई है। आप हॉब्स के विचार वहाँ से संपूर्ण रूप से जान सकते हैं। हॉब्स के समय के इंग्लैंड के अंदर दो तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक तो लेबरर्स का आंदोलन था जो राजनीतिक समानता के समर्थक थे, जो ये बात करते थे कि इंग्लैंड के अंदर क्या सभी व्यक्तियों को क्या राजनीतिक समानता मिलनी चाहिए। और दूसरे व्यक्ति थे डेगर्स थे जो आर्थिक समानता की बात कर रहे थे और जिसको लीड करने का जो महत्वपूर्ण जो काम कर रहे थे वो निस्टले के द्वारा किया जा रहा था। ठीक है, वे इस बात के हिमायती थे कि इंग्लैंड के अंदर क्या है आर्थिक के आधार पर व्यक्तियों के बीच जो विषमता है वह क्या समाप्त होनी चाहिए। ठीक है, लास्की के विचारों के अंदर क्या है हमें नैतिक समानता का जो संकल्पना है वे अपने आप में अंतर्निहित है। ठीक है, क्योंकि लास्की ने स्पष्ट कहा है कि प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य क्या थे समान थे तथा सभी व्यक्तियों को क्या है ईश्वर ने समान अधिकार दिए है। ईश्वर ने क्या है अधिकार देने के संबंध में व्यक्तियों के बीच किसी भी तरह का कोई विभाजन नहीं किया है। अब जो जर्मी बेंथम है जिनका एक महत्वपूर्ण योगदान है जन ये सारी की सारी जो वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर क्या है अवेलेबल है। ठीक है, वहाँ से आप बेंथम के बारे में भी जान सकते हैं। ठीक है, जो उपयुक्तवाद के जो महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं, बेंथम ने पहली बार क्या है एक व्यक्ति एक मत का प्रतिपादन किया या इस बात की वकालत की कि एक व्यक्ति को केवल क्या है एक ही मत मिलना चाहिए। अब यदि हम समानता के आयाम की बात करें तो औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता के अंदर क्या है इसकी जो वकालत है ये शास्त्रीय या क्लासिकल लिबरलिज्म करते हैं और नव उदारवादी है जो वे भी इस बात का क्या है समर्थन करते हैं किसकी औपचारिक समानता या निरपेक्ष समानता की बात है। औपचारिक समानता के जो महत्वपूर्ण जो स्कॉलर्स रहे जिसके अंदर लॉक है, हॉब्स है, बेंथम है और मिलर जो आपकी औपचारिक समानता के बहुत बड़े समर्थक रहे हैं। औपचारिक जो समानता है औपचारिक समानता क्या है अलग अलग प्रकार की समानता की वकालत करता है, जैसे नैतिक समानता की बात करता है। ठीक है, नैतिक समानता के अंदर क्या है जो इनका जो विचार है नैतिकता के आधार पर है और अपने आप में एक आदर्शवादी संकल्पना है। ठीक है, ये कह रहे कि नैतिक समानता का जो आशय है वह सभी व्यक्तियों के साथ क्या सभी समानता का व्यवहार होना चाहिए क्योंकि ईश्वर ने क्या सभी व्यक्तियों को क्या समान बनाया हुआ है। हॉब्स लॉक ने जो उनके द्वारा प्राकृतिक अवस्था के अंदर क्या है ये बात की गई उस समय भी नैतिक असमानता क्या है विद्यमान समाज के अंदर रहती थी। वैधानिक समानता के अंदर वही बात आती है कि कानून के समक्ष क्या सभी व्यक्ति एक समान है। कानून व्यक्तियों के बीच व्यक्ति के आधार पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नस्ल के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, लिंग के आधार पर नहीं करता है। वैधानिक समानता के जो समर्थक रहे लॉक, बेंथम, ऑस्टिन और मिल इसके वैधानिक समानता के समर्थक रहे। यदि सामाजिक समानता की बात करते हैं कि समाज के अंदर अलग अलग नाना प्रकार के जो लोग रहते हैं अलग अलग किस्म के जो लोग रहते हैं व्यक्तियों के आधार पर व्यक्तियों के द्वारा किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता बल्कि सभी की जो स्थिति है वो एक समान मानी जा सकती है। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर, नस्ल के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर ठीक है हम क्या है किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं कर सकते। इसके साथ साथ आर्थिक समानता के अंदर इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति जो पिछड़े व्यक्ति है या विकास के मामले में वो पीछे छूट चुके हैं, अपंग व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, बच्चे हैं, उनको भी मुख्य धारा में आगे लाने के लिए एफर्मेटिव जो एक्शन है हुए किए जा सकते हैं ताकि समाज के अंदर जो माइनॉरिटी ग्रुप्स है उनके जो फंडामेंटल राइट्स है वे भी क्या प्रोटेक्ट रहे। राजनीतिक समानता की बात करें तो राजनीतिक समानता के अंदर मेनली ये जाता कि राजनीति के अंदर सभी व्यक्तियों को क्या भाग लेने का अधिकार है। जैसे बेंथम ने क्या है पहली बार एक व्यक्ति एक मत का क्या समर्थन किया था। ठीक है, आर्थिक समानता की तो बात है कि ये तो राज्य के वेलफेयर स्टेट को कॉन्सेप्ट करते हैं सपोर्ट करते हैं या खास करके सोशलिस्ट स्टेट या कम्युनिस्ट स्टेट या मार्क्सिस्ट स्टेट का आप कुछ भी बोल दो ये बात करते हैं कि समाज के अंदर क्या जो आर्थिक असमानता वो न्यूनतम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए और सभी व्यक्तियों को क्या काम करने का अधिकार वो क्या मिलना चाहिए।
लैंगिक जो समानता है ये नारीवादी विचारक करते हुए इस बात की वकालत करते हैं कि समाज के अंदर जो पितृसत्तात्मक क्या है वो क्या उसका खात्मा होना चाहिए, और हम निजी और सार्वजनिक कामों के अंदर जो स्त्री और पुरुष के आधार पे जो एक डिस्क्रिमिनेशन करते हुए भी क्या समाप्त होना चाहिए। ठीक है, और साथ में ये भी बात करते हैं जो महिलाएं घरेलू क्षेत्र के अंदर जो काम करती है उनको क्या उनका जो महत्व है वह समाज स्वीकार करे और उनको एक क्या गरिमापूर्ण स्थिति दे। ठीक है, इसके अंदर जो महत्वपूर्ण जो विचारक रही है उसके अंदर रिचर्ड टोनी है, जॉर्ज ऑरवेल है तथा रिचर्ड टिटमस आदि महत्वपूर्ण विचारक रहे हैं। अब अवसर की समानता की बात करें। अवसर की समानता तो अपने आप में एक सर्व स्वीकृत आधुनिक धारणा है। ठीक है, कि अवसर का क्या है कि समानों के साथ हमने समान व्यवहार करना है और असमान व्यक्तियों के साथ हमने क्या है असमान व्यवहार करना है। इसका जो मूल अभिप्राय ये है कि प्रारंभिक स्थिति के अंदर जो मूलभूत रूप से क्या है सभी व्यक्ति के अंदर क्या हमने समानता लानी चाहिए, वो चाहे किसी भी स्थिति के तहत हो। ठीक है, क्योंकि डार्किन ने भी अवसर की जो समानता है वह संसाधनों की समानता के रूप में व्यक्त किया है। किसने? डार्किन के द्वारा। डार्किन ने क्या कहा कि आरंभिक स्थिति के अंदर सभी व्यक्तियों की क्या है समान संसाधन दिए जाएंगे, कि पहली स्थिति के अंदर जो स्थिति के अंदर क्या है सभी व्यक्तियों को क्या समान संसाधन दिए जाएंगे। इसके साथ साथ जो डार्किन क्या कह रहा है कि शारीरिक रूप से जो विकलांग व्यक्ति है अन्य लोगों से क्या है उनको अधिक सुविधाएं देने का भी डार्किन के द्वारा समर्थन किया जा रहा है, जिसे डार्किन ने पेंशन योजना का नाम दिया। महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिहाज से आपके लिए कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। और डार्किन की जो महत्वपूर्ण रचनाएं रही है टेकिंग राइट सीरियसली जो 1977 के अंदर पब्लिश होती है। इनकी जो नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण बुक थी लॉ एम्पायर जो 1986 के अंदर पब्लिश होती है, और 2000 के अंदर जो डार्किन की बुक पब्लिश होती है सोवर्ण वर्च्यू के नाम से 2000 के अंदर इनकी बुक पब्लिश होती है। अवसर की समानता का यदि हम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखें तो यदि अवसर की समानता लानी हमने जिसके अंदर समान व्यक्ति को समान अवसर देना है और असमान व्यक्ति को असमान अवसर देना है, तो इसके लिए क्या है हमने पहले भी बात की कि समाज के अंदर जो ऐसे व्यक्ति जो विकास की मुख्य धारा से पीछे छूट चुके हैं उनके भी समानता लाने के लिए क्या है एफर्मेटिव एक्शन किया जाता है या सकारात्मक क्रिया की जाती है। ये जो एफर्मेटिव एक्शंस है ये जो रिजर्वेशन की जो बात आती है मैं कोशिश करूंगा कि बहुत जल्द इस पे भी हेल्दी डिबेट डिस्कशन हो, और रिजर्वेशन के बारे में फिर आपका क्या तर्क है वो आपकी अपनी राय बनेगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द इसके ऊपर भी डिबेट डिस्कशन में करूं। सकारात्मक क्रिया या एफर्मेटिव एक्शन कहते हैं। एफर्मेटिव एक्शन सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर हुआ। यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अमेरिका के अंदर ये माना गया कि जो अश्वेत व्यक्ति है अश्वेत व्यक्तियों को श्वेत व्यक्ति के बराबर लाने के लिए क्या उनको क्या है स्पेशल प्रिविलेज देने होंगे। ठीक है, जैसे उनको क्या है हमें रोजगार के अंदर रियायतें देनी होगी, एजुकेशन के अंदर रियायतें देनी होंगी, बाकी तमाम चीज़ों के अंदर क्या है अश्वेत व्यक्तियों को यहाँ हमें रियायतें या उनको छूट देनी होगी, क्योंकि सदियों से ये जो व्यक्ति है ये विकास के मुख्य धारा से क्या है अलग रहे हैं, क्योंकि इनके पास संसाधनों का अभाव है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसके तहत मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ा जा सकता था, या उनका अपना मेंटल डेवलपमेंट नहीं हो कर पाए, फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हुए कर पाए, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो पावर स्ट्रक्चर के अंदर उनकी शेयरिंग कहीं नहीं रही। इसलिए अमेरिका के अंदर क्या है पहली बार क्या है ये कॉन्सेप्ट लाया गया एफर्मेटिव एक्शंस का लाया गया, जिसके तहत उनको एम्प्लॉयमेंट के अंदर रिजर्वेशन दिया गया, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया गया, या उनको पॉलिटिकल फील्ड के अंदर उनको रिजर्वेशन दिया गया, जिसका कि अमेरिका के अंदर आज एक पॉजिटिव एक्शन भी हमें देखने को मिलता है। यदि भारत की बात करें तो भारत के अंदर क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को क्या है रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है, जिसको हम क्या है रिजर्व डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको संरक्षणात्मक विभेद बोलते हैं हम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे इस पे वह परिणामों की समानता या परिस्थितियों की समानता। परिणामों की समानता या जो परिस्थितियों की जो समानता की बात है ये क्या है मार्क्सवादियों के द्वारा की जाती है, और मार्क्सवादियों का तो महत्वपूर्ण ये सिद्धांत रहता है कि सभी व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति को क्या है एक जैसी होनी चाहिए। समाज के अंदर क्या है आर्थिक के आधार पर व्यक्तियों के साथ किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, या उनकी जो आर्थिक स्थिति है एक व्यक्ति के दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो, इसकी भी क्या समाप्ति होनी चाहिए।
मार्क्सवादी ये कह रहे हैं कि समाज के अंदर क्या है, सही मायने के अंदर समानता तब स्थापित हो सकती है जबकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है, इकोनॉमिक कंडीशन है, वह क्या इक्वल हो। इसलिए जो मार्क्सवादी है वह पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहते हैं, क्योंकि मार्क्सवादियों का ये मानना कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर होता क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो रिच है वो और ज़्यादा रिच होता है और जो पुअर है वो और अधिक पुअर होता है। और मार्क्सवादी ये मानते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर जो राज्य है वह भी क्या एक शोषण का एक यंत्र है, क्योंकि वह जो पूंजीपति उनके इंटरेस्ट को तो प्रोटेक्ट करता है, परंतु जो लेबर क्लास है उनके इंटरेस्ट को क्या है दमन करता है, उसको कुचलता है, उसका शोषण करता है। ठीक है। अब परिणामों की जो समानता की जो आलोचना है, इसके बहुत बड़े जो आलोचक हुए जिनको मिलोवान जिलास कहते हैं। मिलोवान जिलास की जो महत्वपूर्ण बुक थी द न्यू क्लास, जो 1957 के अंदर पब्लिश होती है, इसके अंदर जो मिलोवान जिलास है वे कह रहे हैं कि समाजवादी समाज में जो समानता है वो केवल अपने आप में दिखा हुआ है। वास्तविक रूप में जो पार्टी के कुछ मुट्ठी भर जो पदाधिकारी होते हैं उन्होंने व्यवस्था के ऊपर क्या अपना नियंत्रण स्थापित किया हुआ है। जेम्स बर्नहम भी हुए। जेम्स बर्नहम की जो महत्वपूर्ण बुक थी जिसका नाम था द मैनेजेरियल रेवोल्यूशन, जो 1941 के अंदर पब्लिश होती है, इसके अंदर जो जेम्स बर्नहम है वह मैनेजेरियल रेवोल्यूशन या प्रबंधकीय क्रांति की चर्चा करते हुए ये क्या कह रहे हैं कि आधुनिक समाज को जो उत्तर औद्योगिक समाज की क्या उन्होंने आधुनिक समाज को उत्तर औद्योगिक समाज की उन्होंने स्थापना संज्ञा दी, क्योंकि आधुनिक समाज के अंदर जो व्यवसायी है और जो तकनीकी विशेषज्ञ है वह महत्वपूर्ण भूमिका समाज के अंदर निभा रहे हैं। इसलिए आज के समय के अंदर ना तो पूंजीपति प्रधान है और ना ही सर्वहारा वर्ग, मतलब आज के समय के अंदर क्या है वही व्यक्ति महत्वपूर्ण है जो कि तकनीक के मामले में उसको क्या है बेहतर जानकारी रहती हो। तो आज की चर्चा के अंदर क्या है समानता के कुछ एक आयाम समझने की हमने कोशिश की। अगली नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो समानता आज की चर्चा से हमसे छूट गया वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जल्द ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।